हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सूर्य ताप यानी सौर विकिरणें। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है सौर विकिरणों के विषय में जो हम जानने को हमें मौका मिला है। ठीक है कि सूर्य ताप यानी इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इंसुलेशन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर सौर विकिरणों का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। सूर्य ताप से जो है सौर विकिरणें निकलती है, ये आपको भी पता है। कहते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य है, यानी सन जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। यह ऊर्जा जो है अंतरिक्ष में चारों ओर लघु तरंगों की रूप में विकसित होती रहती है और इस जो है विकसित ऊर्जा को जो है सौर विकिरणें कहा जाता है। यानी देखा जाए तो पृथ्वी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य को माना गया है और यह ऊर्जा जो है अंतरिक्ष में चारों ओर लघु तरंगों के रूप में जो है विकसित होती रहती है। यानी चारों तरफ तरंगों के रूप में ये विकसित होती रहती है और इस जो है विकिरण ऊर्जा को जो है सौर विकिरणों का नाम भी दिया गया है। कहते हैं कुल सौर विकिरणों का जो है मात्र 2 इकाई यानी जिसका देखा जाए तो यहाँ पर 1 अरब के पास जो है इसका गणना करे तो 0.00002 की ही धरातल पहुँच जाता है। यानी आप समझ सकते हो कितनी क्लियरिटी यहाँ पर बताई गई है। दूसरे शब्दों में अगर हम सौर विकिरणों की कुल मात्रा को 1 अरब इकाई मान ले तो धरातल पर केवल 2 इकाई ही ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर 1 अरब इकाई मान लेते हैं तो जो धरातल पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सिर्फ 2 इकाई ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 अरब अगर ऊर्जा वहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है तो धरती के जो धरातल पर सिर्फ 0 पॉइंट जो है कहा जा सकता है 2 इकाई ऊर्जा ही प्राप्त होगी। और सौर विकिरणों का यह जो है भाग ही पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इतना ही टेम्परेचर जो पृथ्वी सहने के लिए सक्षम होती है। क्योंकि पृथ्वी पर होने वाली सारी भौतिक और जैविक घटनाओं के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है सूर्य ही है और सूर्य के अगर तेज प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगी तो इसके जीवन के लिए जो है काफ़ी विनाशक भी हो सकती है। इसलिए अगर देखा जाए तो 1 अरब इकाई जो है ऊपर से आती है तो इसका मात्र सिर्फ धरातल पर जो है 2 इकाई ऊर्जा ही हमें प्राप्त हो पाती है। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरणों के जो है सूर्य ताप कहते हैं। यानी देखा जाए तो लघु तरंगे जो आती है, यहाँ पर विद्युत तरंगे नहीं आती, लघु यानी छोटी तरंगे के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरणों को ही हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। यानी इसे कह सकते हो कि इंसुलेशन कहते हैं। यानी इंसुलेशन किसे कहते हैं? जो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले विकिरणों को ही हम सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य ताप की मात्रा सूर्य के विकिरण ताप की मात्रा से बहुत ही कम होती है। तो जनरल सी बात है, अगर सूर्य से जो टेम्परेचर रिलीज हो रही है पृथ्वी तक आते आते बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है और यह सूर्य से बहुत ही दूर भी है। और इसके अतिरिक्त वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प चाहे धूल कण ओजोन तथा अन्य गैस से सूर्य ताप की कुछ मात्रा को सोख भी लेती है। तो देखा जाए सूर्य के प्रकाश अगर हमारे तक पहुंचती है तो उसमें बहुत चीज़ें जो है इसके लिए रुकावट पैदा करती है, चाहे जलवाष्प हो, धूल कण हो, ओजोन हो, अन्य गैसें जो है सूर्य ताप की मात्रा को जो है कुछ हद तक सोख लेती है। यानी बात देखा जाए हर पॉइंट की बात करते पृथ्वी सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य को माना गया है। ठीक है, पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरणों को जो है हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। तो आप एक छोटा सा पॉइंट भी याद करके जो है एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। यदि हम बात पहले पॉइंट करें तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के तप को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर साफ कर दिया जाए कि सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी सतह पर सब जगह सामान्य नहीं होता है। तो पृथ्वी के हर सतह पर जो है सामान्य होना संभव ही नहीं है और इसकी मात्रा स्थान और समय समय पर भिन्न भिन्न होती है। उस उष्ण जो कटिबंध में मिलने वाले वार्षिक सूर्यताप सर्वाधिक होती है। यानी उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो यहाँ पर जो है वार्षिक सूर्यताप सर्वाधिक होती है, यानी सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और ध्रुव की ओर यह जो है सीधे कम हो जाती है। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में सूर्यताप अधिक होती है और शीत ऋतु में कम होती है।
धरातल पर प्राप्त जो है सूर्य ताप की मात्रा को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। देखिए कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं सूर्य को, ताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सूर्य के विकिरणों का जो है अपवर्तन कोण के कारण जो है ये काफ़ी प्रभावित होती है। और दिन की अवधि भी इसको प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जा सकता है। वायुमंडल के पारदर्शकता यानी वायुमंडल की पारदर्शिता के कारण भी जो है सूर्य के जो है तापमान काफ़ी प्रभावित होते हैं। और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्टर थे। फैक्टर के अंतर्गत बात करें तो सूर्य के किरणों का जो है आयतन कोण, देखिए आयतन कोण सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसी के विषय में हमारे समक्ष आया है कि पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण, ठीक है, सूर्य की किरणें इसके तल के साथ विभिन्न जो है स्थान और अलग अलग कोण बनाती है। तो ये जनरल सी बात है, पृथ्वी गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें इसके जो है तल के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कोण बनाती है। तो अलग अलग कोण बनना स्वाभाविक बात है। पृथ्वी किसी भी बिंदु पर सूर्य की किरणें और पृथ्वी के वृत्त के स्पर्श रेखा के साथ बनने वाले कोण को जो है आयतन कोण कहते हैं। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात आ गया कि आयतन कोण किससे कहते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी के किसी बिंदु पर सूर्य की किरण और पृथ्वी के वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ बनने वाले कोण को आयतन कोण कहते हैं। तापमान कोण सूर्य ताप जो है ताप को दो प्रकार से काफ़ी प्रभावित करती है। पहला तो ये होता है कि जब सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर होता है तो उस समय सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है। और साधारण कोण जो है बड़ा होने के कारण सूर्य की किरणें जो है छोटे से क्षेत्र पर जो है संदिग्ध हो जाती है, जिससे वहाँ अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, काफ़ी वहाँ पर हीट पैदा होती है। इस सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो आयतन कोण जो है छोटा होता है, इसलिए सूर्य की किरणें बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है और उन्हें वहाँ कम ऊष्मा जो है यानी सूर्य ताप प्राप्त होगी। दूसरी अगर बात करें हम इसके अंतर्गत तो कहीं यही बात आता है कि तिरछी किरणों की सीधा किरणें लंबवत किरणों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक दूरी पार करके जो है धरातल पर आना पड़ता है। और सूर्य की किरणें जो है जितना अधिक लंबा मार्ग पार करेगी उतना ही अधिक जो है उनकी ऊष्मा वायुमंडल द्वारा सोख ली जाएगी। तो जनरल सी बात है, जितनी दूरी से जो है कोई प्रकाश दिया जाता है तो उसके जो है जहाँ पर प्रकाश पड़ रही होती है वहाँ पर बहुत ही कम प्रकाश पहुँचेगा, क्योंकि डिस्टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है। यह परिवर्तित कर दी जाएगी और इसके कारण एक स्थान पर जो है तिरछी किरणें जो है लंबवत किरणों की अपेक्षा जो है कम सूर्य ताप प्राप्त होती है। तो जगह काफ़ी यहाँ पर दिलचस्प बात आती है कि इसके जो है लंबवत यहाँ पर पड़ता है। इसी बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ प्रस्तुत है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूर्य ताप पर जो है सूर्य की किरणों के जो है आयतन कोण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हो कि यहाँ पर सूर्य किरण लंबवत किरणें इतना पड़ती है और तिरछे किरणें वायुमंडल। तो ये बातें तिरछी जो किरणें पड़ती है तो उसको काफ़ी प्रभावित करती है। और ये डायग्राम जो है आपको जो है सारी बात बताने के लिए पर्याप्त है कि वायुमंडल की स्थिति भी दिखाई गई है और इसके एंगल को भी काफ़ी दिखाया गया है जो कि प्रभावित होते हुए दिख रहा है। उसके पश्चात अगर हम बात करें दिन की अवधि, कहते हैं दिन की अवधि स्थान और ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। पृथ्वी सतह पर मिलने वाले सूर्य ताप की मात्रा का दिन की अवधि से सीधा संबंध है। दिन की अवधि जितनी लंबी होगी सूर्य ताप की मात्रा उतनी ही अधिक मिलेगी। तो जनरल सी बात है, आपने देखा होगा कि जो गर्मी का समय होता है सूर्य की गर्मी जो है हमें काफ़ी मिलती है, क्योंकि कारण क्या है कि लंबी जो होती है दिन होती है, दिन की अवधि जितनी लंबी होगी उतनी सूर्य का ताप जो है उतनी ही अधिक मिलेगी। इसके विपरीत दिन की अवधि छोटी होने पर सूर्य ताप कम मिलेगी। तो जनरल सी बात है, इसके लिए सर्दी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष वायुमंडल की जो है पारदर्शिता काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि वायुमंडल की पारदर्शिता भी धरातल को मिलने वाले सूर्य ताप की मात्रा को काफ़ी प्रभावित करती है। और वायुमंडल की पारदर्शिता बदले की उपस्थिति उनकी गहनता और धूलकण और जलवाष्प पर निर्भर करती है, क्योंकि ये सूर्य ताप को परिवर्तित, अवशोषित तथा स्थानांतरित करते हैं। घने बादल तापमान को धरातल पहुंचाने में बाधा डालते हैं, जबकि बादल रहित जो है साफ आकाश जो है धरातल पर सूर्य ताप पहुंचाने में बाधा भी नहीं डालती है। और इसी कारण साफ आकाश की अपेक्षा बादल से घिरा आकाश के समय सूर्य ताप कम मिलता है, जो कि हम जनरली देखने को हमें भी मिलता है। और जो वाष्प की सूर्य ताप को जो अवशोषित कर धरातल पर उसकी जो है प्राप्ति की मात्रा कम कर देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर वायुमंडल की पारदर्शिता के अंतर्गत। यहाँ पर जो अगला पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल गर्म और ठंडा होना।
देखिए वायुमंडल का जो है गर्म और ठंडा होना किस बात पे जो है निर्भर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल कभी गर्म हो जाता है तो कभी ठंडा हो जाता है, और इसके बारे में जानना और भी आप लोगों के लिए दिलचस्प रहेगा। कहते हैं वायुमंडल की जो है ऊर्जा तथा गर्मी का एकमात्र स्रोत सूर्य ही माना गया है, परंतु यह प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित नहीं करता है। उदाहरणार्थ जब हम किसी पर्वत पर चढ़ते हैं तो वायुमंडल में सूर्य की ओर ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान बढ़ने की बजाय घटता जाता है। आपने बात देखा होगा कि जितनी ऊंचाई पे आप जाते हो वहां पर तापमान जो है घटने लग जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है वायुमंडल गर्म होने की प्रक्रिया का जटिल होना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो वायुमंडल के जो है गर्म होने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। वायुमंडल को सीधे गर्म करने वाले 4 प्रक्रियाएं होती हैं, और इसका जो नाम दिया गया है विकिरण, चलन, संवहन, अभिभवन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इसके 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट के बारे में जान के आप समझ जाओगे कि वायुमंडल गर्म और ठंडा होना किस बात पे निर्भर करता है। यहाँ पर हमारे समक्ष आया पहला पॉइंट विकिरण। देखिए विकिरण क्या है? जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु तक सीधे पहुंचाता है तो इस प्रक्रिया को हम विकिरण कहते हैं। तो समझ गए वो विकिरण किसे कहते हैं? जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु तक सीधे पहुंचाता है तो इस प्रक्रिया को हम विकिरण कहते हैं। विकिरण की इस प्रक्रिया में ऊष्मा प्रकाश में से होकर हस्तांतरित होती है। यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि ऊष्मा जो है प्रकाश में होकर स्थानांतरित होता है, और पृथ्वी को मिलने वाली इससे छोड़ी जाने वाली अधिकांश ताप जो है ऊर्जा विकिरण द्वारा स्थानांतरित भी होती है। क्यों जो कहते हैं विकिरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है, जो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट यहाँ हमारे समक्ष आता है कि सभी वस्तुएं चाहे वो गर्म हो या ठंडी निरंतर जो है ऊर्जा का जो है विवरण करती हुई रहती है। यानी देखा जाए तो ठंडा हो चाहे गर्म हो, ऊर्जा का जो है विकिरण करती है रहती ही है। ठंडी वस्तु की अपेक्षा गर्म वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक जो है ऊर्जा विकसित होती है। देखिए ठंडी वस्तुओं की अपेक्षा जो है गर्म वस्तुओं के प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक जो है ऊर्जा विकसित किया जा सकता है। उसके पश्चात तीसरा पॉइंट यही बताता है कि वस्तु का तापमान विकिरण तरंगों की लंबाई निर्धारित करती है। देखिए वस्तु का तापमान विकिरण तरंगों की जो है लंबाई को निर्धारित करती है। तापमान और विकिरण तरंगों की लंबाई में जो है उल्टा संबंध होता है। कोई वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उसकी विकिरण तरंग की लंबाई उतनी ही छोटी होगी। देखिए जो गर्म होगी उसकी लंबाई के जो है बहुत ही विकिरण छोटी होगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। यहाँ पर सूर्य ताप पृथ्वी की सतह पर लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है, और पृथ्वी द्वारा छोड़े जाने वाले ताप ऊर्जा जो है दीर्घ तरंगों में होती ही रहती है। कहते हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायुमंडल लघु तरंगों के लिए जो है प्राज्ञम है और दीर्घ तरंगों के लिए जो है अप्राज्ञम है। यही कारण है कि वायुमंडल सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा या पार्थिव विकिरणों से अधिक गर्म हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंटता को यहाँ दर्शाता है। उसके पश्चात है चालन। देखिए चालन क्या होता है? जब असामान्य तापमान की 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आता है तो ताप ऊर्जा अधिक गर्म वाली वस्तु कम गर्म वाली वस्तु की ओर गमन कर जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होता है और इसका क्या कारण है। कहते ऊर्जा जो है अधिक गर्म वाली वस्तु कम गर्म वाली वस्तु की ओर गमन करती है। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई ठंडा है, कोई वस्तु ठंडा है और कोई गर्म है, जैसे पानी में आप 2 रॉड रख दो, एक गर्म करने वाला रॉड, एक ठंडा करने वाला रॉड, तो जनरल सी बात है कि तापमान जो होगा स्थानांतरित होगा ही होगा, क्योंकि गर्म चीज़ जो होगा ठंडे चीज़ की तरफ जो है जरूर जाएगा। ये जनरल सी बात है। और इस प्रकार चरण इसे ही हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। चरण प्रक्रिया द्वारा ताप ऊर्जा का प्रभाव एक तब तक होता ही रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के तापमान एक सामान्य नहीं हो जाते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए पानी में 2 वस्तु रखे हुए हैं, एक गर्म एक ठंडा है, लेकिन ये दोनों जब तक एक दूसरे के सामान्य नहीं होंगे ये जो है अपना कार्य नहीं करेंगे तथा उनके जो है बीच संपर्क टूटा नहीं जाता है। कई वायुमंडल चलन प्रक्रिया उस क्षेत्र में जो है काम करती है जहाँ वायुमंडल पृथ्वी की सतह के संपर्क में रहता है। कहते हैं मगर चलन की प्रक्रिया जो है वायुमंडल गर्म करने में बहुत ही कम भूमिका निभाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी भूमिका जो है यहाँ वायुमंडल में बहुत ही कम है। फिर भी क्योंकि चलन का जो है प्रभाव धरातल के निकट स्थल वायु पर ही पड़ता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। संवहन के अंतर्गत कहते हैं वायु
कि जो है सामान्य जो ऊर्ध्वाधर गति के कारण ऊष्मा का जो है स्थानांतरण संवहन कहलाता है। वायुमंडल की निचली परतें पृथ्वी द्वारा जो है विकिरण अथवा चलन द्वारा गर्म हो जाता है और जो है वायु गर्म होकर फैल जाती है। इसका घनत्व कम हो जाता है और वह ऊपर उठती चली जाती है। गर्म वायु की जो है लगातार ऊपर उठने के कारण वायुमंडल की निचली परतें में जो है खाली जगह हो जाती है और इस खाली जगह को भरने के लिए जो ऊपर से ठंडी वायु नीचे उतरती है और इस प्रकार संवहनी धाराओं पर जो है बन जाती है। संवहन धाराओं के ताप का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाला है कि संवहन धाराओं में जो है ताप का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की तरफ होता है और इस प्रकार जो है वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अंतिम पॉइंट है इसका, जिसमें अभिभवन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते पवनें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ताप का जो है स्थानांतरित करती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण पवनों का जो है महत्व। यहाँ पर पवनें जो होती है किसी भी तापमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। यदि कोई स्थान गर्म क्षेत्र से आने वाले पवनों को गर्म मार्ग में पड़ता है तो उसका तापमान भी बढ़ जाएगा। देखिए पवनों के अगर गर्म पवन है, अगर मान लीजिए उसके मार्ग में कोई भी चीज़ आएगा तो वो भी गर्म ही हो जाएगा। यदि वह ठंडे क्षेत्र से आने वाले पवनों को जो है मार्ग में पड़ता है तो उसका तापमान भी घट जाएगा। यानी डिपेंड करता है कि वहाँ का कंडीशन कैसा है। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए गर्म चीज़ से अगर गुजारा जाए, जैसे कि आप हीटर की बात ले लो, हीटर जो गर्मी फैलाती है कैसे फैल जाती है पूरे रूम में। कहते हैं जो वहाँ पर जो है हीट गर्मी प्रोड्यूस हो रहा होता है और पवन जो होती है पूरे रूम में घूम रही होती है। तो जैसे हीटर के पास जाती है पवनों जो जाने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर वो गर्म हो जाती है और वही पवन जो होती है दूसरे क्षेत्र में जाती है तो उस क्षेत्र को भी गर्म कर देती है। ठंड में भी ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि ठंडा जिस क्षेत्र में होता है पवनें उससे होके गुजरती है तो उसको भी ठंडा कर देता है। आपने कूलर की बात देखी होगी कि कूलर जो है पानी ठंडा कैसे करता है, तो इस क्वेश्चन के भी अंतर्गत आ सकता है कि जब कूलर हम चलाते हैं तो देखते हो कि उसमें से जो है हवा पास आउट हो रहा होता है और हवा जो है पानी से होते हुए जाता है। तो पानी क्या कर देता है, जो हवा पास आउट हो रही होती है उसमें नमी पैदा कर देता है और नमी पैदा करने के कारण क्या होता है, जब हमारे शरीर पे बढ़ता है तो नमी के साथ उसमें जो है हवा में जो है बूंद होती है, यानी पानी के कुछ बूंद जो है अटक जाते हैं और वही हमारे बॉडी पे पड़ते हैं तो उस वजह से जो है हमें ठंडक महसूस होती है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश किया कि तापमान बढ़ जाएगा, अगर वो ठंडे क्षेत्र से जाएगा तो तापमान घट जाएगा। गर्म में पड़ता है तो तापमान बढ़ जाएगा, ठंडे क्षेत्र में पड़ेगा तो तापमान घट जाएगा। पवने द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण जो है अभिवहन कहलाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी भी है और ये टॉपिक जो है था काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको आपको अच्छे से समझना है और इसको पॉइंट को लिखना है और जो है बार बार कोशिश करना है इसको याद करने की। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है ऊष्मा बजट। देखिए ऊष्मा बजट क्या होती है ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि भूगोल में जो है ऊष्मा बजट क्या है, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हीट बजट क्या होती है। कहते हैं सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी तल पर जो है लघु तरंगों के रूप में आता है। यानी देखा जाए तो सौर विकिरणों का वह भाग जो पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में आता है, यानी छोटे छोटे तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आता है, सूर्य ताप कहलाता है। ये तो आपने पहले भी जान चुके हो। पृथ्वी पर अन्य वस्तुओं को जो भांति ताप जो है ऊर्जा विकिरित करती रहती है, इसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। यानी जो वस्तुओं की भांति ताप ऊर्जा जो है विकिरित करती रहती है उसे ही हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान हमेशा स्थिर रहता है। यानी देखा जाए तो पृथ्वी की सतह का जो है औसत वार्षिक ताप हमेशा ही स्थिर रहता है और इसका प्रमुख कारण है सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच संतुलित का होना। यानी इसी संतुलन जो होता है दोनों के बीचों में, उसी संतुलन को जो है ऊष्मा बजट हम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो है सूर्य ताप जो है पार्थिव विकिरणों के बीच में जो संतुलन पैदा होती है उसी को जो हम क्या कहते हैं, ऊष्मा बजट कहते हैं। तो ये आपको लिए बहुत क्लैरिटी हो जाएगा कि दोनों ही यानी सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच के संतुलन को ही हम ऊष्मा बजट के रूप में जानते हैं।
यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो कि उष्मा बजट जो सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच संतुलन को दर्शाने वाला जो है डायग्राम यहाँ प्रस्तुत है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं उष्मा बजट जो है सूर्य और पार्थिव विकिरणों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आप देख सकते हो कि जो है वायु में प्रवेश करने वाले सौर विकिरण जो हैं आंतरिक वायुमंडल में कैसे प्रवेश करते हैं, कुल प्रवर्तित कितने रहते हैं, अवशोषण कितनी होती है, पृथ्वी पर कितनी हो रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अवशोषण वायुमंडल वाले जो है विकिरणों को जो है अवशोषित बाहर जाने वाले सौर विकिरणों को भी दर्शाई गई है। तो ये डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच संतुलित जो है पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण डायग्राम यहाँ पर प्रस्तुत है। इसी बात को जानने के लिए यदि हम कल्पना करें तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर सूर्य ताप की जो है 100 इकाई प्राप्त हो रही है और इसमें से लगभग 35 इकाई पृथ्वी तल पर आने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। देखिए जो है कहते हैं ऊपरी सीमा से सूर्य के अस्त की जो है 100 इकाई प्राप्त हो रही है, लेकिन इसमें से लगभग 35 इकाई जो है पृथ्वी तल पर आने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है और इन 35 इकाइयों में से 6 इकाई वायुमंडल की ऊपरी सीमा से अंतरिक्ष को परिवर्तित हो जाता है और 27 इकाइयाँ जो होते हैं बदलों द्वारा जो है 2 इकाई धरातल के हिम और बर्फ से ढके क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित हो जाती है। शेष 65 जो है 65 यानी देखा जाए तो यहाँ पर 100 में से अगर 35 अगर आप माइनस करते हो तो 65 जो इकाइयाँ हैं उनमें से 51 इकाइयाँ सीधे ही भूतल को प्राप्त होती है, यानी भूतल को जो है 51 इकाई प्राप्त होती है और 14 इकाइयों के जो है वायुमंडल के विभिन्न गैस जलवाष्प और धूल कण अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हो अगर 100% हम ले यहाँ पर तो जो है 23 इकाइयाँ में तो इनका इसी क्षेत्र में आता है, लगभग पृथ्वी तल पर ही आ जाता है। अगर उसमें से अगर हम 35 माइनस कर दें 100 में से तो 65 बच जाता है, तो 65 का भी विभाजन हो जाता है, यानी 65 जो होता है सीधे पृथ्वी तल की जो है 51% आता है और 14% जो है वायुमंडल के विभिन्न गैस जैसे जलवाष्प धूल कण आदि अवशोषित कर लेती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। अगर देखा जाए सूर्य ताप द्वारा प्राप्त 51 इकाइयों को पृथ्वी भी पार्थिव विकिरणों के रूप में लौटा देती है और इन 51 इकाइयों में से 34 इकाइयाँ जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित होकर ली जाती है और शेष 17 इकाई जो है अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहती है जो यहाँ पर बताई गई है। यदि बात हम करें वायुमंडल की अवशोषित की गई 48 इकाइयाँ यानी 14 जो होती है सूर्य ताप की ओर और 34 पार्थिव विकिरणों की ओर होती है और यह धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन कर देती है और इस प्रकार जो है उष्मा के 65 इकाइयाँ जिन्हें वायुमंडल में प्रवेश किया था अंतरिक्ष में वापस कर दिया जाता है और इससे जो है सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के मध्य एक संतुलन बना रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच एक मध्य जो है संतुलित बना जाता है, उसी को हम जो है बजट उष्मा कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर पॉइंट के रूप में भी दर्शाया गया है कि सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के मध्य बने संतुलन को जो है उष्मा बजट कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्णता यहाँ पर रखती है। आगे जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, अक्षांशीय उष्मा संतुलन। तो ये जानना आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा। चलिए देखते हैं जो है अक्षांशीय उष्मा संतुलन क्या है। हमारे समक्ष आया है अक्षांशीय उष्मा संतुलन। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि जो है संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य ताप और पार्थिव विकिरणों के बीच संतुलन बना रहता है, जो कि बहुत काफ़ी जरूरी भी है, परंतु यह संतुलन विभिन्न जो है अक्षांशों के मध्य कायम नहीं रह पाता है। यानी सभी के समक्ष जो है अक्षांशों के बीच ये जो संतुलन है वो जो है कायम नहीं रह पाता। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सूर्य ताप की मात्रा और पार्थिव विकिरणों का सीधा संबंध अक्षांशों से ही है। कहते हैं उष्मा कटिबंधीय जो है प्रदेश में सूर्य ताप की मात्रा पार्थिव विकिरणों से अधिक होती है। यानी देखा जाए तो कटिबंधीय प्रदेश जहाँ होती है वहाँ पर जो है सूर्य ताप की मात्रा पार्थिव विकिरणों से कहीं अधिक होती है, इसलिए यह जो है अतिरिक्त जो है ताप का क्षेत्र होता है और ध्रुवीय क्षेत्र में ताप प्राप्ति ताप हर्ष की अपेक्षा कम हो जाती है। अंततः यह ताप जो है अभाव का प्रदेश है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ताप का हर्ष हो जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ ताप का काफ़ी जो है अभाव पाया जाता है। और इस प्रकार सूर्य ताप विभिन्न अक्षांशों के मध्य जो है उष्मा असंतुलन पैदा कर देती है। तो ये जनरल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका जो है सूर्य ताप विभिन्न अक्षांशों के मध्य उष्मा जो है असंतुलन पैदा कर देती है।
धरातलीय पवनों और महासागरीय धरातलों अतिरिक्त जो है ताप क्षेत्र से ताप अभाव क्षेत्र की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करके इसे असंतुलन को कुछ सीमा तक कम जरूर किया जा सकता है और इसी को सामान्य तक जो है अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन क्या होती है, यानी जो ये बढ़ाव उतार और चढ़ाव जो होती है, जो ऊष्मा की हर्ष होती है, ठीक है, और ये सब ताप के अभाव के कारण ऐसे क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है और इस प्रकार सूर्य ताप के विभिन्न अक्षों के मध्य ऊष्मा का जो असंतुलित पैदा करता है। धरातलीय पवनों और महासागरीय धरातल जो है अतिरिक्त ताप क्षेत्र के ताप प्रभाव को क्षेत्र की ऊष्मा का स्थानांतरण करके इस संतुलन को कुछ सीमा तक जरूर कम कर देते हैं और इसी के जो सीमा तक कम करते उसी को ही जो है हम नाम देते हैं अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है यहाँ पर। इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर डायग्राम जो है बिल्कुल साफ दिखाया गया है कि अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वरिगामी, ठीक है, अंतः प्रवेशीय, तो यहाँ कमी दिखा रही है, यहाँ अत्यधिक दिखा रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है कि इसके जो है कमी कब होगी और अधिक जो है तापमान कब होगी, तभी जो है अक्षांशीय ऊष्मा जो है संतुलित पैदा अपने आप को कर सकता है। यही बात हर जगह ये लागू होती है कि संतुलन जब तक रहेगा नहीं, चाहे हमारा शरीर हो चाहे हमारा पृथ्वी हो, दोनों में संतुलित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये संतुलित नहीं रहेगी तो न जाने कितने प्रकार के जो है विकारें पैदा हो सकती है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भूमंडलीय तापन, देखिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग होता है भूमंडलीय तापन का अर्थ, ठीक है, क्योंकि आपने ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी सुना होगा, इसलिए यहाँ पर जो है भूतापीय जो है तापन का अर्थ होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने जो है इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कहते हैं समझ जरूरी है क्योंकि हिंदी थोड़ा सा कठिन होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। कुछ नॉलेज जो है आपको इंग्लिश में काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पर भूमंडलीय तापन जो है ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम देखें इसमें कि हमारी पृथ्वी के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है भूमंडलीय तापन, यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सबसे अधिक आज के समय में पैदा हो रही है। वैज्ञानिक इसका संबंध वायु में ओजोन परत के घटने और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से बताते हैं। देखिए ये बात तो जनरली सही है कि ओजोन परत के जो घटने का सबसे बड़ा कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ रही है कि इसके वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होना स्वाभाविक बात है, ठीक है। क्योंकि आप देख भी रहे होगे पेड़ पौधे इतना धनाधुर करते चले जा रहे हैं कि पृथ्वी पर जो है पेड़ पौधे बिल्कुल ही नहीं रह गए हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण बनेगा ग्लोबल वार्मिंग ही बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जानते हैं कि समतल मंडल की जो है ऊपरी भाग में ओजोन गैस की परत होती है, यानी देखिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई भी एग्जाम के लिए जो भी बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, चाहे वो रिटर्न के रूप में करते हो चाहे MCQ के रूप में करते हैं, यहाँ पर एक बात आ जाती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत की गैस होती है, यानी जो ओजोन गैस की परत होती है वो कहाँ पर होती है, समताप मंडल में होती है। ओजोन सूर्य के हानिकारक पर्यावरण को अवशोषित कर लेती है, यानी ओजोन जो होती है जो सूरज से हानिकारक पर्यावरण विकिरणें आ रही होती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए सूरज एक आग का गोला है, अगर वो पृथ्वी पर पहुंचता है तो न जाने कितने तरह की बीमारी पैदा कर लेगा, लेकिन ओजोन ही है जो उसको अवशोषित करके जो है हम तक जो है वो हानिकारक विकिरणों को पहुंचने से रोक देती है, ठीक है। उन्हें पृथ्वी तल की तक नहीं पहुंचने देती है और वैज्ञानिक का मत है कि ओजोन परत की मोटाई अब घट रही है। तो कारण क्या बन रहा है, वही हमारा जो है वायुमंडल में असंतुलित पैदा होना, और इस कारण वायुमंडल की गैस का संतुलन बिगड़ रहा है और सूर्य की पर्यावरणीय विकिरणें जो है धरातल पर पहुंच रही है। ये धरातल के तापमान को बढ़ने और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को कई तरह से प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण जीव जंतु को जहाँ जितनी परेशानी हो रही है उतना मनुष्यों को भी होगा और आने वाला समय में और भी बढ़ेगा, क्योंकि आने वाला समय में आपको पता है कि 5G भी आ चुका है, तो इसका भी कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहते हैं सारे के सारे जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन इस बात को शायद सरकार जो है आंख बंद कर लेती है, जो है कहते हैं सुनती नहीं है कि भाई ये कितनी खतरनाक हो सकती है। और ये हर एक आम बंदा जानता है कि जितने भी रेडिएशन बनते हैं, रेडिएशन हो रहे हैं, उस सब के सब जो जीव जंतुओं के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जो है लोग समझ नहीं रहे, सरकार समझ नहीं रही है और जो है यहाँ के पर्यावरण को जो है बिल्कुल बिगाड़ती चली जा रही है। देखा जाए तो कम से कम 50 वर्षों में कोयला और पेट्रोलियम के उत्पादों को बड़ी मात्रा में जलाने के परिणाम स्वरूप जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा ही होगा जितने
जिस प्रकार से जो है हम कोयला पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार जनरेशन आगे बढ़ रही है, कहते हैं 50 वर्ष में हमने कोयला और पेट्रोल का बहुत ही अधिक मात्रा में जो है हमने यूज़ किया, जिसके कारण क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है और जनजीवन के लिए जो है काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। कुछ अनुमान से ये बात साफ हो जाता है कि पिछले 100 वर्षों के अंतराल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 25% की वृद्धि हुई है। आप समझ सकते हो कि 25% की वृद्धि होना बहुत बड़ी बात का और बहुत बड़ी घटना के ऊपर संकेत कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 25% बढ़ना एक बहुत ही दुखदायक परिस्थिति पैदा करने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के ताप को जो गुजर जाने देता है परंतु पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो है वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। तो ये जनरल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो जो है भूमंडल की तापमान जो है बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण वायुमंडल का तापमान जो है लगभग 0.5% से बढ़ जाएगी। देखिए ये तो अनुमान लगाया गया है, लेकिन आप लोग स्वयं ही इस बात का अनुभव कर सकते हो कि अभी जो है वातावरण में टेम्परेचर कैसे जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कहते हैं कई जगहों पर तो कितने सालों के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत है आने वाला समय के लिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है न जाने कितने तरह के जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जनजीवन को। तो इसके लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं आम बंदे सतर्क हो भी जाएं, लेकिन इसको जो है विश्व स्तर पर जो है इसको सोल्यूशन करने की आवश्यकता है। कहते हैं एक बंदा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता जब तक सरकार की तरफ से कोई जो है सख्त कदम ना उठाया जाए। कहते हैं बड़े पैमाने पर वनों के विनाश हुआ है, कूड़े करकट का जलाना, कारखानों में दोहन क्रियाएं और ज्वालामुखी के उद्गारों के कारण भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। देखिए ज्वालामुखी का फटना कहते हैं इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन ये जो वनों का विनाश कर रहे हैं, कूड़ा करकट जला रहे हैं, कारखाने में दोहन प्रक्रिया कर रही है, तो इंसानों के हाथों में है। और ये इंसान जो है अगर अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करे तो पर्यावरण का जो है काफ़ी मात्रा में जो है भलाई हो जाए। लेकिन लोग जो है अपने पैसों की लालच में और पैसों के जो चमक में जो है पर्यावरण को कुचल रहे हैं। तो शायद उनको ये बात पता नहीं है कि आने वाला समय में कहीं पर्यावरण उनको स्वयं ही कुचल ना दे, क्योंकि पर्यावरण भी किसी को छोड़ती नहीं है। और इसका कुछ समय में आपने इसका प्रकोप भी देख लिया होगा पर्यावरण का। तो इसलिए कहते हैं कि समझदारी ही सबसे बड़ी बचाव है, क्योंकि पर्यावरण के लिए हर एक जीव जंतु जो है महत्वपूर्ण है, चाहे हम इंसान हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो। पर्यावरण के लिए हर एक चीज़ जो है अपने स्थान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इवन कि ये बैलेंस करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये जीव जंतु भी न रहें तो बैलेंस होना संभव नहीं है। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों के समक्ष है। कहते हैं पहले गिद्ध हुआ करती थी तो आपने देखते थे कि वो जो है मरे हुए जीव जंतु के मांस तक नोच के खा जाती थी, जिसकी वजह से वो सड़ता नहीं था, गलता नहीं था, वायु प्रदूषित नहीं होती थी। लेकिन आज गिद्ध जो है इंसानों की गतिविधियों के कारण नष्ट हो गया, जिसकी वजह से आज देखोगे कि जीव जंतु ऐसे मरे पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी संकेत है मनुष्य के लिए कि अभी भी संभलने की आवश्यकता है। सरकार को भी समझने की आवश्यकता है कि सरकार जो है आए दिन जो है 5G की भी परमिशन भारत में दे दिया है, जबकि कहते हैं बड़े बड़े देश ने अभी तक 5G का जो है शुभारंभ भी नहीं किया है, इवन कि सोचा तक भी नहीं है। लेकिन भारत कौन सा इतनी विकसित देश बन चुका है कि इसको 5G की आवश्यकता पड़ गई है। ये सोचने वाली बात है। और ये सोचेंगे कोई बड़े नहीं सोचेंगे, हम सभी व्यक्तियों को सोचना है। जो बच्चे वीडियो देखते हैं उन सबको इस बात की सोचने की आवश्यकता है कि आखिर सरकार ने जल्दबाजी क्यों की। कहते हैं बड़े बड़े देश में अभी तक 5G नहीं आया क्योंकि इसका प्रभाव जो है बहुत ही बुरा पड़ने वाला है मनुष्य पे। लेकिन ये भारत में ही क्यों लॉन्च किया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उन सभी व्यक्तियों के लिए। बहुत जो बुद्धिजीवी व्यक्ति सब हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है ये, और उनको भी सोचना चाहिए। इसको जो है नेशनल लेवल पर रखने की आवश्यकता है, इसमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। चलिए ये कोई भी बात हो, मैं इस पर कुछ कहना संभवतः नहीं समझता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे कहने से कुछ होने वाला तो है नहीं। कहते हैं जब बड़े बड़े लोग ही अपनी जो है महानता का परिचय दे रहे हैं तो एक इंसान से कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि ओजोन परत का हर्ष और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि इसी प्रकार होती रही
तो ऐसा समय आ सकता है जब वायुमंडल का तापमान इस सीमा तक बढ़ जाएगा कि इसके ध्रुवीय जो है हिम चादर पिघल सकती है। और आपको पता है अगर हिम चादर पिघल गई यानी बर्फ़ जो है पिघल गई तो दुनिया में जो है पूरा प्रलय आ जाएगा। और इसका आप लोग समय समय पर उदाहरण भी देख सकते हो। कहते हैं कहीं पर भूकंप की तरह दरारें फटना, कहीं पर जो है पानी के जो है बाढ़ आ जाना, ये सभी संकेत के रूप में है कि आने वाला समय में जो है बहुत बड़ा जो है कहते हैं प्रलय आने की संकेत दिया जा रहा है। समुद्री तल की ऊंचाई होने से जो है तटीय भाग तथा द्वीप जो है पानी में डूब सकते हैं। बहुत से जो है द्वीप समूह जो है डूब सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओजोन परत के हर्ष और जो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण सारी पृथ्वी के तापमान में बढ़ने की जो है भूमंडलीय तापन कहलाता है। तो भूमंडलीय तापन यानी ओजोन के बारे में आप समझ गए होंगे कि ओजोन परत को जो है हर्ष और जो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण सारी पृथ्वी में तापमान बढ़ने को जो है भूतापन कहते हैं। अगर यहाँ पर हम एक पॉइंट देखें तो अक्षांशीय उष्मा संतुलन यानी सूर्य ताप द्वारा अक्षांशों के मध्य पैदा किए गए उष्मा असंतुलन को कम करने के लिए पवनों और महासागरीय धाराओं द्वारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर उष्मा स्थानांतरित करती है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उच्च स्थान जो है उष्मा निम्न स्थान से जो है उच्च अक्षांशों की ओर जो है उष्मा का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक तापमान एवं उसका वितरण। देखिए तापमान एवं उसका वितरण जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि तापमान की जो बढ़ोतरी होती है और घटता है या ठंडा होती है गर्म होती है, इन किन किन कारकों पर जो है डिपेंड करता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और एक पहलू को जो है यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि तापमान और उसका वितरण किस प्रकार होता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को गर्म करती है, जबकि तापमान किसी वस्तु में ऊष्मा की तीव्रता को माप है। यानी तापमान जो है ऊष्मा की तीव्रता की माप है, लेकिन ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को गर्म करती है। यद्यपि ऊष्मा और तापमान दो अलग अलग पहलू हैं। तो ये आपको शायद पहली बार पता होगा कि ऊष्मा और तापमान दो अलग अलग पहलू हैं। अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं तो हमें पता लगेगा कि इन दोनों के बीच बहुत निकट का संबंध है। जब किसी वस्तु में ऊष्मा की वृद्धि या कमी होती है तो उस वस्तु का तापमान भी क्रमशः बढ़ या घट जाता है, क्योंकि ऊष्मा अगर घटेगी तो तापमान भी घटेगी या बढ़ेगी। जनरल सी बात है, कोई वस्तु अगर हॉट है तो तापमान उच्च है, अगर वो कोल्ड है तो तापमान नीचे है, यानी घट गई है। तो इसके जो है अतिरिक्त तापमान का अंतर ऊष्मा के प्रभाव की दिशा भी निर्धारित करती है कि जो चीज़ होती है ऊष्मा ही निर्धारित करती है कि वो किस दिशा को जो है अपने आप को ले जाएगी। और इस बात की जानकारी तापमान के वितरण का अध्ययन करके ही हमें पता लग सकता है। तो चलिए तापमान के जो है देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर रूप दिखाया गया है। तो हमारे समक्ष आता है तापमान का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण दोनों ही बदलते रहते हैं। अंततः तापमान के वितरण का अध्ययन नीचे दो रूपों में किया जाएगा, यानी तापमान का क्षैतिज वितरण और तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी दो ही टाइप से जो है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि तापमान का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार जो है तापमान इस पर निर्भर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम जानते हैं विस्तार से कि तापमान का क्षैतिज वितरण क्या करके दिखाता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है तापमान का क्षैतिज वितरण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं तापमान के क्षैतिज वितरण किस प्रकार से है। देखिए जो बच्चे भूगोल ले रखे हैं, ज्योग्राफी जिनमें है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है उनके लिए। कहते हैं पृथ्वी की सतह पर जो है अक्षांश और देशांत रेखाओं के आर पार तापमान का वितरण को तापमान का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। यानी आप समझ गए होंगे पृथ्वी की सतह पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आर पार तापमान के वितरण को हम क्या कहते हैं, तापमान का क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो आप जानते ही होंगे कि अक्षांश और देशांत क्या होती है। और इस वितरण को मानचित्र में जो है समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, यानी समताप रेखाओं द्वारा हम जो है इसको दर्शाने की कोशिश करते हैं मानचित्र पर। कहते हैं समताप रेखा मानचित्र पर जो है खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो है मध्य समुद्र तल पर उतारे गए सामान्य तापमान वाले स्थानों से मिलती है। यानी इस बात को आप क्लियरिटी से समझ गए होंगे कि समताप रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जो हम कल्पना करके खींच लेते हैं और उसी से जो है हम मध्य समुद्र तल पर उतरे गए सामान्य तापमान वाले स्थानों से मिलाने की कोशिश करते हैं। यदि आप तापमान के वितरण को दर्शाने वाले समताप रेखाओं को मानचित्र द्वारा अध्ययन करते हैं तो आपको ये बात साफ ज्ञात होगा कि पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण सामान्य नहीं है
और ये सभी जानते हैं, जो भी भूगोल के स्टूडेंट हैं सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण सामान्य नहीं है। और ये साधारण व्यक्ति भी जानता है कि कहीं टेम्परेचर अलग होता है तो कहीं टेम्परेचर अलग होता है, यानी पृथ्वी पर तापमान का जो है वितरण सामान्य नहीं होता है। तापमान के असामान्य वितरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत रोचक रहेगा कि तापमान के असामान्य वितरण के लिए उत्तरदायी कारक होता है अक्षांश, स्थल और जल की विषमता, उच्च तथा ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, पवनें, वनस्पति आवरण, मिट्टी की प्राकृतिक और भूमि की ढाल एवं अभिमुखता। तो इसी पे जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं कि जो तापमान के असामान्य वितरण के उत्तरदायी कारक, यानी ये कारक जो 8 कारक हैं उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अक्षांश। देखिए अक्षांश आपने सूर्य ताप के अंतर्गत पहले ही पढ़ लिया है कि विषमत्व वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें का जो है आयतन कोण छोटा होता चला जाता है, यानी आयतन कोण जो होता है दोस्तों छोटा हो जाता है। जब हम वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य किरणें का आयतन छोटा हो जाता है, और आयतन कोण जितना बड़ा होगा उतना ही उच्च तापमान भी होगा, यानी आयतन कोण जितना अधिक बड़ा होगा उतना ही उच्च तापमान होगा। और इसके विपरीत छोटे आयतन कोण के कारण तापमान नीचे होते हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च तापमान पाए जाते हैं और ध्रुव पर वर्षा के अधिक भाग में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहते हैं। तो ये शायद आपको पहले पता ना हो कि सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है उच्च तापमान पाए जाते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च तापमान पाए जाते हैं। और ध्रुव पर वर्ष के अधिकतर भाग में जो तापमान होता है हिमांक बिंदु से नीचे, यानी जो है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्थल और जल की विषमता। देखिए स्थल और जल की विषमताओं के कारण भी टेम्परेचर में जो है उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलता है, जो कि एक कारक है। स्थल और जल की विषमता के तापमान के वितरण पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। दिन सूर्य के प्रकाश में स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा सीधे और अधिक गर्म हो जाता है, और यह रात में भी शीघ्र और अधिक ठंडा हो जाता है। और इसका जो है आप एग्जांपल देख सकते हो, जो है डिजर्ट एरिया का अंतर्गत, यानी राजस्थान में ऐसे ही देखने को मिलता है हमें उतार चढ़ाव। और दिन के समय विशुद्ध ऊंचे तापमान स्थल भाग पर पाए जाते हैं और रात के समय जल भाग पर। इसी प्रकार तापमान के वितरण को ऋतुओं के अनुसार भी विभिन्नता मिलती है, यानी जैसा ऋतु होता है उसी प्रकार जो है उसके तापमान में विभिन्नता हमें देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में महासागरों की अपेक्षा जो है महाद्वीपों में उच्च तापमान मिलते हैं, और शीत ऋतु में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर उच्च तापमान पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये विभिन्नताएं जो है ऋतुओं के अंतर्गत ये पाया जाता है। स्थल और जल के बीच तापमान के बहुत बड़ी विषमता होने के बावजूद भी अलग अलग प्रकार के भूभागों के भी गर्म होने की दर अलग अलग ही होता है। हिम से ढका ध्रुवीय भाग बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि वह सौर ऊर्जा का अधिकतर भाग जो है परिवर्तित कर देती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। वनस्पति से ढका भूभाग ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि जितना वनस्पति रहेगा उतना ही टेम्परेचर कम रहने की जो है चांसेस रहता है, क्योंकि सूर्य ताप के अधिक मात्रा पौधे में से जल को जो है वाष्पित करने में खर्च हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर जो है कम जाता है, जो कि काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शा रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उच्च वाच एवं ऊंचाई। देखिए ऊंचाई भी जो है तापमान को घटाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं पर्वत पठार और मैदान जैसे उच्च वाच लक्षण तापमान के वितरण को नियंत्रित करते हैं, और पवनों के प्रभाव में जो है पर्वत जो है अवरोध का कार्य भी करता है। हिमालय जो है पर्वतमाला शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को जो है रोककर भारत के तापमान को नीचे गिराने से रोक देती है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हिमालय पर्वतमाला शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को जो है रोक लेती है और भारत तापमान को नीचे गिरने से रोकती ही है। ठीक है, तभी जो है भारत का तापमान इतना नीचे नहीं गिर पाती है, क्योंकि हमारे लिए हिमालय जो है एक जो है बैरियर का काम कर रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात। और इसी कारण शीत ऋतु में जो है देखा जाए कोलकाता उतना ठंडा नहीं होता है जितना जो है कैंटन में चीन, यद्यपि दोनों जगह एक ही अक्षांश वृत्त पर स्थित है। देखिए कलकत्ता हो जो कि भारत में स्थित हो, या बायोगोजो है जो कि कैंटन चीन में स्थित है, दोनों के जो है परिस्थिति एक सामान्य है, लेकिन कलकत्ता में जो है इतना अधिक ठंड नहीं हो पाती है। कारण क्या है, हिमालय जो है एक बैरियर के काम करता है कि वहाँ से आने वाले हवाओं को जो है रोक के उसको जो है भारत में प्रवेश करने से रोक देती है।
हम समझो समुद्र तट के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में धीरे धीरे गिरावट का अनुभव जरूर करते हैं, क्योंकि समुद्र तट से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम तापमान में आपको देखने को मिलेगा कि तापमान में काफ़ी गिरावट अनुभव होगा। कहते हैं तापमान औसत प्रति जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस की दर से गिरता है और इसे सामान्य हर्ष दर कहते हैं। यानी जो ये गिरावट होती है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस की जो गिरावट दर्ज की जाती है इसे सामान्य हर्ष दर कहते हैं। कम ऊंचाई की वायु तप्त जो है धरातल के निकट होने की धनी होने के कारण अधिक ऊंचाई की वायु से ज़्यादा गर्म हो जाती है और यही कारण है कि शीत ऋतु में मैदानों की अपेक्षा पर्वत भाग जो है ठंडे होते चले जाते हैं। यानी देखा जाए तो शीत ऋतु में मैदानों की अपेक्षा पर्वत जो होते हैं काफ़ी ठंडे होते हैं। यहाँ ये भी बात याद रखने वाली है कि किसी स्थान पर ऊंचाई के साथ तापमान कम होने की दर दिन के विभिन्न समय ऋतु और स्थान की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय ऋतु और स्थान की स्थिति के अनुसार जो है तापमान बदलती रहती है और ये डिपेंड करता है ऊंचाई और जो है मैदानी क्षेत्र पे भी ये डिपेंड करती है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो कि ऊंचाई का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये मैप साफ दिखाता है। आप देख सकते हो कि भारत का जो है यहाँ मानचित्र दिखाया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो विश्व का ये मानचित्र है बट इसमें भारत जो है मेन फोकस की गई है सेंटर पॉइंट पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पर तापमान के जो है बढ़ते क्रम और घटते क्रम के जो है काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है कि जैसे ये ऊंचाई क्षेत्र में जाते हैं जो है ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है और जो है अगर देखिएगा समुद्र के नीचे जाइएगा तो कम हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शा रहा है ऊंचाई के तापमान को प्रभाव को इस डायग्राम में। यदि बात करें क्वेटो और ग्लेशियस विश्व वृत्त पर एक दूसरे के निकट स्थित जो है इक्वाडोर यानी दक्षिण अमेरिका के दो नगर है, यानी क्वेटो और जो है अल्बुकर्क जो है विश्व वृत्त पर टिके हुए अमेरिका के दो नगर हैं और इन दोनों नगरों की समुद्र तल की ऊंचाई क्रमशः 2800 मीटर तथा 1200 मीटर है। ऊंचाई में विभिन्नता के कारण जो है क्वेटो का औसत जो है वार्षिक तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस जो होती है, जबकि जो है ग्वायाक्विक का जो औसत वार्षिक तापमान जो होता है 25.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो आप देख सकते हो कि अमेरिका के शहर में जो है दोनों शहरों में कितनी अधिक विभिन्नता देखने को मिल रहा है और कारण क्या है? ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई विभिन्नता के कारण जो है दोनों में औसत काफ़ी तापमान में जो है अंतर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष महासागर धराएं। देखिए महासागर भी एक कारक हो सकता है तापमान को जो है उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी। कहते हैं महासागर धाराओं में गर्म और ठंडी दो प्रकार की होती है और गर्म धाराएं जिन तटों के साथ बहती है उन्हें जो है वह गर्म कर देती है और ठंडी धाराएं निकटवर्ती तटों को ठंडा बना देती है। उत्तरी अंटार्कटिका ड्रिफ्ट और गर्म धाराएं के कारण उत्तरी पश्चिमी यूरोप का तट जो है सर्दियों में जमने नहीं पाता है, जबकि कनाडा का जो क्वेक और जो लेब्राडोर ठंडी धरातल के कारण सर्दियों में जम जाती है। यद्यपि यह उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट की अपेक्षा निम्न अक्षांशों में स्थिर होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है महासागर धाराओं के लिए। अब इसी बात को अगर हम मैप में देखें तो ये बात काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। इस मैप में आप देख सकते हो कि जहाँ पर गर्म और ठंडी महासागर धाराओं के प्रभाव को दर्शाया गया है। गर्म धाराएं जो है डार्क जो है लकीर से दर्शाया गया है और ठंडी धाराएं जो है यहाँ पर डॉटेड लाइन के जो है तीर के निशान से दिखाया गया है। आप समझ सकते हो कि किस तरह जो है इसकी गर्म धाराएं किस तरफ जाती है और ठंडी धाराएं किस तरफ जो है आके मुड़ जाती है। तो उत्तरी अंटार्कटिका प्रभाव में जो है गर्म धाराएं जाती है तो ठंडी धाराएं भी आके यहाँ पर मिलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाती है। उसके पश्चात हमारा है समक्ष आया है पवने यानी विंड्स, जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पवनों का भी बहुत काफ़ी असर देखने को मिलता है इसका फैक्टर के रूप में देखा जाए, क्योंकि हवाएं जो होती है ठंडी जलवायु लाने के लिए उत्तरदायी होती है और पवनें एक स्थान दूसरे स्थान पर जो है उष्मा का स्थानांतरित करने के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इसके बारे में आप जो है परिवहन की अंदर भी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया भी था, जैसे मैंने कूलर का एग्जाम्पल दिया था, तो वही यहाँ पर पवन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है और ये संभावित बात भी है। उसके पश्चात है वनस्पति आवरण। देखिए वनस्पति आवरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है किसी भी क्षेत्र में ऊष्मा कम या अधिक के लिए, क्योंकि वनस्पति रहता है तो काफ़ी प्रोटेक्शन के रूप में उसका कार्य देखने को मिलता है। कहते हैं वनस्पति आवरण सूर्य के जो प्राप्त ऊष्मा को सोख लेती है, क्योंकि वनस्पति आवरण जो होती है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को बखूबी सोख लेती है और जो है पार्थिव विकिरणों को रोकती है। इसके विपरीत वनस्पति विहीन जो है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को शीघ्र सोख लेती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आया है कि इसके विपरीत वनस्पति विहीन यानी जहाँ पर वनस्पति नहीं है वहाँ की मिट्टी जो है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को
जो है सीधे सोख लेती है, तभी वह बंजर बन जाती है और धीरे धीरे जो है शीघ्र ही विकसित कर लेती है। इसलिए घने वनों में तापमान में विभिन्नता मरुस्थलीय प्रदेशों की अपेक्षा कम पाई जाती है। उदाहरणतः विषमत प्रदेशों में जो है वार्षिक ताप परिसर लगभग 5 डिग्री से है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश में यह जो है 28 डिग्री तक बढ़ जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। तो आप समझ सकते हो कि तापमान में जो है इतना उतार चढ़ाव जो होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए वनस्पति जो आवरण है ये कहीं हद तक जो है उत्तरदायी है। तभी कहा जाता है ना कि वनस्पति को नष्ट ना कीजिए, क्योंकि आप वनस्पति को नष्ट कीजिएगा आने वाला समय में वनस्पति आपको नष्ट कर देगा। इसलिए जितना हो सके पेड़ पौधे लगाना हर एक जो लोगों का एक कर्तव्य समझा जा सकता है। यहाँ पर देखें तो मिट्टी की प्राकृतिक भी काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर किसी भी क्षेत्र के तापमान के रिगार्डिंग। कहते हैं मिट्टी का रंग, उसकी बनावट और संगठन किसी स्थान के तापमान को काफ़ी प्रभावित करती है। बलुआई मिट्टी की अपेक्षा काली मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। साथ ही बलुआई जो है मृदा काली पीली तथा चिकनी मृदा की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से जो है ऊष्मा विकृत कर देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मिट्टी भी जो है ऊष्मा के लिए जो है काफ़ी उत्तरदायी होती है। यही कारण है काली मिट्टी के क्षेत्र में तापमान की विभिन्नता कम मिलती है, जबकि बलुआई मिट्टी के क्षेत्र में जो है तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता मिलती है। समतल और चमकदार धरातल कम ऊष्मा ग्रहण करती है और शीघ्र ही विकृत कर देती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ धरातल अधिक ऊष्मा सोख लेती है और उसका विवरण जो है विकिरण धीरे धीरे करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी का भी जो है पर्यावरण में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूमि का ढाल एवं अभिमुखता, यानी मिट्टी के ढाल की दिशा और उसकी कोण सूर्य ताप की प्राप्ति के नियंत्रण करते हैं। सूर्य की ओर जो है प्रमुख ढलान अधिक जो है सूर्य ताप प्राप्त करते हैं, जबकि सूर्य से विमुख ढाल कम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य के जो है अभिमुख ढलान अधिक जो है सूर्य ताप प्राप्त करते हैं, जबकि सूर्य से विमुख यानी विपरीत ढाल कम ऊष्मा प्राप्त करते, जनरल सी बात है। हिमालय के दक्षिण ढाल उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक गर्म है। यही कारण है कि अधिकांश बस्तियां और कृषि कार्य हिमालय के दक्षिण ढलानों पर पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। यदि यहाँ पर बात करें हम 2 पॉइंट की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समुद्र तल पर उतारे गए सामान्य तापमान वाले स्थानों की मिलने वाली मानचित्र पर सीधे गई रेखाओं को समताप रेखा कहते हैं। अक्षांश तल और जल की विषमता, उच्च ऊंचाई, महासागर धाराएं, पवने, वनस्पति आवरण, मिट्टी की प्रकृति एवं भूमि के ढाल तथा जो है अभिमुखता धरातल पर तापमान के विवरण को काफी प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं। कहते संसार में तापमान को क्षैतिज वितरण को जनवरी और जुलाई महीने के समताप रेखाओं के मानचित्र द्वारा अध्ययन किया जा सकता है और इन 2 महीनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमानों की जो है ऋतुओं के अनुसार विभिन्नता उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जनवरी और जुलाई के महीनों से जो है इसका जो है आकलन कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो हमारे समक्ष आता है, जनवरी में तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि जनवरी में तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार होता है। जनवरी में सूर्य किरणें जो है मकर वृत्त के निकट लंबट पड़ती है, यानी लंबत पड़ती है। अंततः दक्षिण गोलार्ध में उस समय जो है ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और इस समय दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों के 3 क्षेत्रों में उच्च तापमान पाए जाते हैं। ये क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी अर्जेंटीना, पूर्वी मध्य जो है अफ्रीका, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया। और इन क्षेत्रों को जो है 30 डिग्री से समताप रेखा घेरती है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय महासागरों की अपेक्षा जो है महाद्वीप अधिक ठंडे होते हैं और इस ऋतु में उत्तरी पूर्वी जो है एशियाओं में सबसे कम तापमान पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर की वायु गर्म होती है और इसलिए यहाँ तापमान रेखाएं जो है महाद्वीपों के पार करते समय विषुववृत्त वृत्त की ओर, एक महासागरों को पार करते हुए जो है समय ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण गोलार्ध में जो है समताप रेखाओं की स्थिति उत्तर गोलार्ध में समताप रेखाओं की स्थिति के ठीक विपरीत होती है और ये महाद्वीपों को पार करते समय ध्रुव की ओर मुड़ जाती है और महासागरों को पार करते समय विषुववर्ती रेखाओं की ओर मुड़ना स्वाभाविक बात बनती है।
दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों का विस्तार अधिक है, इसलिए यहाँ समताप रेखाएं नियमित तथा दूर दूर है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीपों का अधिक विस्तार होने के कारण अनियमित तथा आसपास है। इन्हीं कारणों से दक्षिण गोलार्धों के मध्य और उच्च अक्षांशों में भूमि और जल के बीच तापमान में अधिक विषमता नहीं मिलती है, जैसे कि विषमता उत्तरी गोलार्ध में हमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनवरी के माह में जो है तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार दर्शाया गया है। मैप जो है मैप काफ़ी कुछ समझाने के लिए प्राप्त है। अगर हम इसको जुलाई के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत कुछ जो है समझ में आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शा रहा है। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। जुलाई में तापमान के क्षैतिज वितरण भी देखने को हमें मिल रहा है कि जुलाई में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क वृत्त के निकट पड़ती है और इस कारण संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में उच्च तापमान पाए जाते हैं और 30 डिग्री से अधिक समतल रेखाएं जो है 10 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच गुजरती है। ऐसे उच्च तापमान के प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, सहारा, अरब, इराक, ईरान और अफगानिस्तान, भारत का अमृतसर और चीन भी इसमें सम्मिलित है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में जो है मध्यवर्ती ग्रीनलैंड जो है 0 सेल्सियस से भी न्यूनतम तापमान पाए जाते हैं। तो ये जुलाई महीने में तापमान का क्षैतिज वितरण जो है काफ़ी दिलचस्प है। कहीं 30 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं जो है माइनस में है 0 सेल्सियस टेम्परेचर। तो काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शा रहा है। और इसी बात को अगर मैप में हम देखें तो यहाँ पर जुलाई के जो है तापमान के क्षैतिज वितरण को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कैसे उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको जो है यहाँ पर लाइन दर्शाई गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जुलाई के समय जो है तापमान में काफ़ी जो है उच्च वृद्धि देखने को मिलता है, तो किसी क्षेत्र में जो है काफ़ी निम्न होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शो हो रहा है डायग्राम में। और आप देख सकते हो कि इंडिया के क्षेत्र में जो रेखाएँ दिखाई गई है वो काफ़ी ऊपरी क्षेत्र में ये दिखाया काफ़ी गर्म तापमान होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात रखता है यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कहते हैं ग्रीष्म ऋतु की अवधि में समताप रेखाएं महासागरों को पार करते समय विषुववर्ती वृत्त की ओर मुड़ जाती है और महाद्वीपों को पार करते समय वे ध्रुवों की ओर जो है मुड़ती है। दक्षिण गोलार्ध में जो है समताप रेखाओं की स्थिति उत्तरी गोलार्ध की स्थिति से बिल्कुल विपरीत होती है। महासागरों पर जो है समताप रेखाएं दूर दूर और महाद्वीपों पर वो आसपास होती है। तो काफी महत्वपूर्ण बात आता है। अगर जनवरी और जुलाई के समताप रेखाओं के मानचित्र का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें कुछ बातों का पता लगता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि जनवरी और जुलाई के समताप रेखाओं के मानचित्र तुलना करना हमारे लिए बहुत दिलचस्प रहेगा और जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसता को दर्शाता है और मुख्य बातें क्या आती है। तो यहाँ पर जो है मुख्य बातें आती है। पहला तो यही आता है कि सूर्य की लंबवत किरणें के क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उच्चतम तापमान के क्षेत्र में क्षैतिज परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। विषुववर्ती जो है वृत्त से ध्रुव की ओर जो है सूर्य ताप की मात्रा घटने के कारण उच्चतम तापमान निम्न अक्षांशों पर और न्यूनतम तापमान उच्च अक्षांशों पे पाया जाता है। तो दोनों में काफी महत्वपूर्ण बातें आती है। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं स्थल भाग छोड़ते ही जो है शीत ऋतु में तेजी से ध्रुव की ओर मुड़ जाती है और जो है ग्रीष्म ऋतु में विषुववर्ती वृत्त की ओर। तो समताप रेखाओं के इस प्रकार मुड़ने का मुख्य कारण स्थल और जल के गर्म या ठंडा होने के अंतर को दर्शाता है। महाद्वीपीय महासागरों की अपेक्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडे होते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। कहते हैं सबसे गर्म महीने और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमानों का अंतर वार्षिक तापमान परिसर कहलाता है। तो ये आपको जो है वार्षिक ताप परिसर पता लग गया होगा कि सबसे गर्म महीने सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को हम जो है वार्षिक ताप परिसर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के मध्य और उच्च अक्षांशों पर महाद्वीपों के आंतरिक भागों में वार्षिक ताप परिसर बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए साइबेरिया के जो वैश्विक स्थान पर जो है वार्षिक तापमान परिसर 68 डिग्री होता है। समझ सकते हो 68 डिग्री काफी अधिक होता है, जीवन के लिए संभव नहीं रहता है, जो संसार में सर्वाधिक है। और शीत ऋतु में इस स्थान पर न्यूनतम तापमान पाया जाता है यानी -50 डिग्री सेल्सियस। यानी जहां अधिक तापमान है वहां पर जो है बहुत ही कम तापमान मिलना एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इसलिए इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। यानी यहाँ पर 68 डिग्री तापमान जहाँ पर जो जनजीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, वहीं जो है -50 सेल्सियस टेम्परेचर होना बहुत ही जो है विभिन्नताओं को दर्शाता है। कहते हैं वर्ष के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को हम वार्षिक ताप परिसर कहते हैं, जो कि बहुत काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से।
यदि अगले पॉइंट पे हम देखें, ध्यान दें, तो कहते हैं ताप का ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार होगा। ऊर्ध्वाधर वितरण किससे होता है? देखिए, ऊंचाई के आधार पर तापमान के वितरण के जो है तापमान का जो है ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। यानी ऊंचाई के आधार पर तापमान का वितरण, यानी उसको जो है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में देखना ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। आप जानते हैं कि वायुमंडल मुख्यतः पार्थिव विकिरणों से गर्म होती है, यानी वायुमंडल जो है पार्थिव जो है विकिरणों से गर्म होती है, और वायुमंडल की परतें जो धरातल के निकट होती है पृथ्वी के सर्वाधिक जो है उष्मा प्राप्त करती है। धरातल जो पृथ्वी के काफ़ी सर्वाधिक निकट है, तो जरूरी जनरल सी बात है कि इसमें अधिक उष्मा प्राप्त करेगी, इसलिए वह सबसे ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंककि ऊपर की परतें पृथ्वी के विकिरण द्वारा कम ऊर्जा जो है प्राप्त करती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरने की दर 1 डिग्री से प्रति 165 मीटर होता है। इसलिए तापमान के सामान्य हर्ष दर भी कहते हैं। जितना ऊंचाई पे आप जाओगे उतना टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी बात रखता है। अगर आप कोई किसी तीर्थ यात्रा जाते हो, अगर ऊंचाई क्षेत्र में जाते हो, तो देखोगे कि वहाँ का तापमान जो है आपके जनरल क्षेत्र से वहाँ पर कुछ कम जरूर आपको जो है नजर आएगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ताप विलोमता। देखिए, ताप विलोमता क्या होती है? कहते हैं शीतकालीन लंबी रात, साफ आकाश और शुष्क वायु और पवनों की अनुपस्थिति के कारण धरातल तथा वायुमंडल की निचली परतों से जो है उष्मा का विकिरण बड़ी तीव्रता से होती है। परिणाम स्वरूप धरातल के निकट की वायु ठंडी हो जाती है और ऊपर की परतें जिनमें उष्मा इतनी शीघ्रता से विकिरित नहीं हो पाती है, ऐसा करके तो गर्म रहती है। और अंततः तापमान की सामान्य दशा, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान कम होती है, उलट जाती है। दूसरे शब्दों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है। इसी स्थिति को ताप की विलोमता या तापमान विकृतम कहते हैं। कभी कभी ठंडी और भारी वायु धरातल के निकट कई दिनों तक टिकी रहती है। अंततः ताप की विलोमता की दशा कई दिनों तक चलती ही रहती है। ताप की विलोमता की स्थिति विषमता अंतर पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है और शीत ऋतु में पर्वतीय ढलान जो है शीघ्र विकिरणों के कारण बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं और इन ढलानों के निकट की वायु भी ठंडी हो जाती है और उसका घनत्व भी काफ़ी बढ़ जाता है। अंततः यह वायु के नीचे की ओर खिसक सकती है और नीचे घाटी तल पर जो है टिक जाती है। यह ठंडी और भारी वायु घाटी की अपेक्षित गर्म वायु के ऊपर की ओर धकेल देती है और इस प्रकार ताप की विलोमता की स्थिति पैदा हो जाती है और कभी कभी घाटी में वायु का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है। जबकि कभी कभी देखा जाए तो घाटी में वायु का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है, जबकि पर्वतीय ढलानों पर तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। ये जनरल सी बात है। अगर पर्वतीय ढलानों पर आप जाते हो तो वहाँ पर ऊंचा जो तापमान ऊंचा होता है और यही कारण है कि जापान के सूबा वेल्सिन में शहतूत के वृक्ष और जो कहते हैं हिमाचल प्रदेश में सेब के बगान पर्वतों के निचले ढलानों पर इसलिए नहीं उगाए जाते हैं कि उनकी शीत ऋतु में पाले से बचाया जा सके। यदि आप कभी पर्वतीय नगर ये गए हो तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोग यात्री निवास और धनी लोगों के मकान पर्वतों के ऊपरी ढलानों पर बने होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है